Very warm welcome नाज़रीन, I'm your host अजीम भट्ट and you're watching Weekend Special। नाज़रीन, यूं तो दिसंबर का महीना पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन महीना हमेशा से रहा है। और हम दिसंबर में हुई जो भी हादसात और सानेहात हैं उनसे मुंह तो छुपा सकते हैं, हम उनको इग्नोर तो कर सकते हैं, नजरअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन भुला नहीं सकती। तारीख कभी भी इंसानियत को नहीं भुलाएगी और हमारा ये अलमिया है कि हम लोग हमेशा इंसानियत को भुलाना जो है वो चाहते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं, इंसानियत से सबक सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। दिसंबर के महीने में यूं तो असैसिनेशंस भी हुई, जिसके अंदर जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह थे, उनकी साहबजादी जो कि इस पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रही और एशिया में या अगर आप यूं कह लीजिए कि मुस्लिम दुनिया में पहली खातून वजीर आजम थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उनकी असैसिनेशन भी हुई। और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि एपीएस का अटैक जो है वो भी हुआ। और लेकिन इन तमाम से बड़ा सानिया ये था कि हमारा मुल्क दो लख्त हुआ, हमारे 90,000 पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान जो हमारा अजल से दुश्मन है उसकी कैद में गए, बहुत ही बुरे तरीके से हथियार डाले गए। तारीख में एक स्याह बाब के तौर के ऊपर लिखा जाता है और मैं आज अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ये एक बड़ा संजीदा जो है वो मामला है और इसके ऊपर बहुत से जो है वो मामलात खुलकर सामने आते हैं। जब हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो बहुत से ऐसे लोगों की निशानदेही होती है जिनके बारे में पाकिस्तान में बात करना जो है वो बहुत बुरा समझा जाता है। कानूनी एक्शन भी हो जाते हैं, गैर कानूनी एक्शन भी हो जाते हैं और दीगर मामला भी हो जाते हैं। लेकिन तारीख जो है वो तारीखदान जो है वो किताबों में लिख के चले गए हैं, तारीख में लिख के चले गए हैं, हिस्ट्री बना के चले गए हैं। तो मैं आज आपको कोट करूंगा किताब के तौर के ऊपर, किताब को सामने रखते हुए। किताब भी किसी लेफ्टिस्ट की नहीं है, किसी लिबरल की नहीं है, किसी सेकुलर की नहीं है कि जो है वो नहीं है, किसी रोशन ख्याल की नहीं है, किसी पाकिस्तान मुखालिफ की नहीं है, किसी पाकिस्तानी दुश्मन की नहीं है, किसी हिंदुस्तानी एजेंट की नहीं है, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक साहब की किताब है और बड़ी फेमस किताब है। इसके बारे में कोई शक व शुबा भी नहीं है और आप जाके जो है वो इसके बारे में गूगल सर्च भी कर सकते हैं, दीगर लोगों से भी इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात कर सकते हैं। किताब का नाम है हम भी वहां मौजूद थे। तो मैंने आज कुछ चीजें जो है वो हाईलाइट किया। वैसे तो उन्होंने अपनी पूरी स्वाने हयात लिखी हुई है, लेकिन उसके अंदर चूंकि वो खुद एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक गए हैं, बल्कि आर्मी चीफ के लिए भी भुट्टो साहब ने इनको जो है वो नामजद करने की बात कही, लेकिन बाद में हमने देखा कि इस मुल्क में चूंकि चापलूसी का जो एक मामला है वो शुरू से यहाँ पर रहा है और फिर जो ज़ियाउल हक साहब है वो चापलूसी करके सबसे मोस्ट जूनियर थे, लेकिन उनको आर्मी चीफ बना दिया गया और इन तमाम लोगों को जो है वो भेज दिया गया। ये डीएमओ भी रहे हैं, यानी कि आप ये कह लीजिए कि जीएसटी के अंदर सबसे अहम होता जो होता है डीएमओ का, वो भी रहे हैं और 1971 की जंग में भी पार्टिसिपेट किया। इवन यहाँ तक कि ये जो है वो पाकिस्तान बनने से कबल भी जो बड़े सगीर की फौज थी उसके अंदर भी इनका किरदार रहा और बाकी जो है वो मामला भी रहे। तो हम उन्हीं की किताब से वर्ड टू वर्ड में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ज्यादा तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ी खुल के उन्होंने बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये किताब खुद भी जरूर पढ़ें ताकि आपको खुल के सामने आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ये भी अलमिया है कि हम किसी राइटर की किताब का हवाला देते हैं तो फिर उस राइटर के ऊपर जो है वो सवाल उठने लग जाते हैं। तो हमारे मुल्क में जो राइटर्स हैं जो कि सो कॉल्ड अपने आप को मुहिब वतन कहते हैं या जिस तरह भी होंगे भी, हम किसी की उगल वतनी पे सवाल नहीं उठाते हैं। वो कहते हैं कि किसी जर्नैल की, किसी फौजी अफसर की या किसी इस तरह के बंदे की हमें जो है वो बातें बताएं, वो सच्ची होती हैं, दूसरी जो होती हैं वो झूठी होती हैं। तो आज हम लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक साहब जो कि एक हाई लेवल के जो है वो रैंक के ऊपर फायद रहे, आर्मी चीफ तक के ऊपर जो है वो उनका नाम आता रहा, तो उनकी हम किताब जो है वो रेफरेंस देंगे। मैं आपको सफा नंबर भी बताऊंगा और दीगर मामला भी बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ किताब की तरफ ही ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। किताब का तारुफ मैं आपको दे चुका हूँ और इसके अंदर जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये जनाब बाब नंबर 9 है, यानी कि चैप्टर नंबर 9 है। इसका नाम जो है चैप्टर का है 1965 से अप्रैल 1971 तक। ये चैप्टर जो है ये शुरू होता है सफा नंबर 99 से और हम जो है वो मैंने हाईलाइट की है कुछ चीजें, मैं आपको वहां लिए चलता हूँ। सफा नंबर 102 में जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन से कबल अगरचा मशरकी पाकिस्तान के हालात दुगरगू थे और मुबस्सिरीन के अंदाजे यही थे कि अवामी लीग जीतेगी। अवामी लीग के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान साहब की जमात थी जो कि बांग्लादेश के बानी बने बाद में। और मैं यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर ऐड कर दूं, एक तारीख का हिस्सा है, तमाम लोगों को पता होगा कि जो मुजीबुर रहमान साहब थे, शेख मुजीबुर रहमान, वो
मुस्लिम लीगी थे, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने वाले थे। कायद आजम के बाद जो है मादरे मिल्लत जो उनकी बहन थी फातिमा जिना, उनको सपोर्ट किया था। अयूब के मुकाबले में शेख मुजीब ने उनकी कंपेन चलाई थी बाकायदा तौर पे। ये इस लेवल के मुस्लिम लीगी और फातिमा जिना और कायद आजम से मोहब्बत करने वाले शख्स यहाँ से पता लगता है। लेकिन बहरहाल जो भी मामला हुए वो हम आपको किताब की तरफ रेफर करते हैं, तो वो कहते हैं कि अवामी लीग जीतेगी, ये हास मुबस्सिरीन का जो है वो ख्याल था। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि इसकी बर्तरी जो है वो मामूली होगी, मगर नताइज इसके बरक्स निकले। आईएसआई समेत तमाम एजेंसियों के अंदाजे गलत साबित हुए। मुबस्सिरीन शशदर रह गए कि मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर दिया। फिर वो सफा नंबर 103 पे कहते हैं कि जहां तक मशरकी पाकिस्तान के दिफा का ताल्लुक है, क्योंकि दिफा के मामले में चूंकि बाद में हिंदुस्तान आ गया, फिर जंग हुई बाकायदा तौर पे और हम हिंदुस्तान से वो जंग जो है वो हारे, तो उसके दिफा के ऊपर हम कितने संजीदा थे ये एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जहां तक मशरकी पाकिस्तान के दिफा का ताल्लुक है, इस सिलसिले में कोई बड़ी प्लानिंग नहीं की गई जिसकी जरूरत थी। अंग्रेजी की एक ज़रबुल मसल GHQ और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत में मशहूर थी, द बैटल फॉर ईस्ट पाकिस्तान विल बी फोर्ट इन द प्लान्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। चूंकि वेस्ट पाकिस्तान को ही मुतवक्का जंग का महवर ख्याल किया जा रहा था, इसलिए मगरबी पाकिस्तान में ज्यादा डिवीजन फौज की तैनात रखी गई थी और चंद एक डिवीजन फौज मशरकी पाकिस्तान भेजी गई। आर्मी की ऑपरेशनल थिंकिंग का एक पहलू यह भी था कि मशरकी पाकिस्तान में चूंकि दरियाओं और नदी नालों की कसरत है, लिहाजा वहां कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब होना आसान नहीं है। इस ख्याल के तहत मशरकी पाकिस्तान के डिफेंस को ज्यादा अहमियत दी ही नहीं गई। ये शुरू से अब तक के मामला हमारे जो है वो बांग्लादेश से मुतालिक चल रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि जो क़याम पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश और हमारे दरमियान जो इख्तिलाफात थे, उसके अंदर सबसे बड़ी रीजन जो थी वो ये थी कि क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ पटसन पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली वाहिद चीज थी और वो मशरकी पाकिस्तान में पाई जाती थी। इसीलिए मशरकी पाकिस्तानियों का यह एतराज था कि इस मुल्क का सारा ज़र मुबादला हमारी वजह से है, मगर इसको मगरबी पाकिस्तान में हर्ज किया जा रहा है। यही वजह है कि मशरकी पाकिस्तान की क़यादत और अवाम ये कहते थे कि हमें इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। इस बारे में मैं आपको रिसेंट भी हालात बता दूं कि आप जिस तरह कराची के बारे में सुनते हैं कि महाजिर कहते हैं या कराची वाले कहते हैं, सिंध वाले कहते हैं कि ज़र मुबादला या 70% जो है वो ज़र मुबादला कराची से कमाया जाता है, लेकिन कराची में कुछ नहीं लगाया जाता। तो उस वक्त बंगालियों का यही ख्याल था। हम आगे चलते हैं जनाब, सफा नंबर 104 के शुरू में जो है वो अब्दुल मजीद मलिक साहब लिखते हैं कि क्या में पाकिस्तान के बाद मुल्क की बागडोर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चली गई और इत्तफाकन, ये तो मजीद साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये इत्तफाकन नहीं था, लेकिन बहरहाल इत्तफाकन ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स गैर बंगाली थे कि आपने बंगालियों को हुकूमत या ब्यूरोक्रेसी में जगह नहीं दी। मजीद ये कि पाकिस्तानी आर्मी ज्यादातर दो कौमों पंजाबी और पठानों पर मुश्तमिल थी। तरक्याती कामों के सिलसिले में भी गवर्नमेंट का मरकज़े निगाह मगरबी पाकिस्तान ही था, यानी कि मौजूदा पाकिस्तान, और उधर आप लोगों ने ना कभी तरक्की का सोचा। और मैंने इससे पहले भी एक अपना जो है वो लेक्चर आप कह लीजिए या प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड करवाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने किताब जो है वो मैंने ढाका डूबते देखा, जो कि ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब की किताब है। वो 90,000 पाकिस्तानियों में शामिल थे जो कि कैद हुए थे हिंदुस्तान में। उन्होंने भी अपनी किताब में ये लिखा है कि हमारी चीजें जो है वहां पे नहीं लगाई जाती थी और जो ज़र मुबादला था वहां नहीं लगाया जाता था। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि हम लोग किस तज़हीक के साथ जो है वो बंगालियों को पुकारते थे। उन्होंने खुद अपनी किताब में मैंने ढाका डूबते में देखा में लिखा है कि बंगालियों को बाकायदा तौर पे यहाँ से मगरबी पाकिस्तान से गए हुए जो हमारे अफसरान थे वो पुकारते थे, जो कुल्ली या जो होते हैं सामान उठाने वाले, उनको कहा जाता था कि हरामजादे हैं। ये अल्फाज किताब में लिखे हुए हैं कि इन हरामजादों की तबीयत ना बिगाड़े, इनको पैसे ना दिया करें, इनको बख्शिश ना दिया करें। ये उन्होंने भी लिखा हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे जो ऑथर्स हैं वो हिस्ट्री जो है वो क्रिएट करके चले गए हुए हैं। उन्होंने हिस्ट्री लिख दी हुई है, किताबों में बंद है, लेकिन आपको पढ़नी चाहिए। चूंकि आवाम पढ़ती नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम किताबें जो है वो सुनाएं उनको। मजीद 104 नंबर सफ़े के ऊपर ही मजीद मलिक साहब लिखते हैं कि मगरबी पाकिस्तान के अफसरान, अवाम और आर्मी में एक तरह की जहनी बर्तरी भी पाई जाती थी कि हम मशरकी पाकिस्तान की अवाम से बालातर है। हालांकि ये इस्लाम के भी खिलाफ बात है कि आप किसी को अपनी उसकी कौम के लिहाज से जो है वो कमतर समझे और अपने आप को बदतर समझे। अच्छा जी, ब्यूरोक्रेट्स और फौजी अफसरान अपने आप को मशरकी पाकिस्तान के लोगों की निस्बत एक आला बल्कि माफूकुल फितरत किरदार समझते थे।
फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम चीज के ऊपर मेरे ख्याल है कि बात की है, जो कि शायद कोई करता ही नहीं है और लेकिन करनी चाहिए, कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बानी पाकिस्तान है, हमारे लीडर है, उन्होंने भी जो फैसले किए उसके हवाले से भी जो है वो खदशात पाए जाते थे मशरकी पाकिस्तान के लोगों में। वो लिखते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 के दौरान ढाका में अपने खिताब में ये कहा कि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू होगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये बात मशरकी पाकिस्तान के अफराद ने जुज़वी तौर पर तस्लीम की, मगर अक्सरियत की राय इसके मुखालिफ थी, चूंकि बंगाली जो जुबान है उसकी अपनी एक तारीख थी, उसका अपना एक जो है वो कई दहाइयों पर मुश्तमिल जो है वो उनका अपना एक तारीखी मामला था। फिर वो इंतखाबात की तरफ दोबारा वापस आते हैं और वो 105 नंबर सफ़े पे लिखते हैं कि तकरीबन इन इंतखाबात में मुल्क भर की 24 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया। जब नताइज सामने आए तो ये बिलाशुबा इंतहाई हैरत अंगेज थे। कौमी असम्बली की कुल 300 नशिस्तों में से मशरकी पाकिस्तान की अवामी लीग ने 160 नशिस्तें हासिल की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 81 नशिस्तें हासिल की। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर जो है वो अड़ गई, हालांकि सिर्फ 81 सीटें थी 300 में से, उनकी 160 नशिस्तें थी। अब हम चलते हैं जनाब आगे, जो हाईलाइट मैंने किया 106 नंबर सफ़े के ऊपर, वो लिखते हैं कि इस मौके पर जुल्फकार अली भुट्टो का किरदार भी मरकजी है। जब याह्या खान ढाका में मुजीबुर रहमान के साथ बातचीत के लिए गए तो भुट्टो भी साथ थे। काफी तावील बहस के बाद यह तय पाया कि कौमी असम्बली का पहला इजलास ढाका में होगा। इस मौका पर जुल्फकार अली भुट्टो की असलियत सामने आ गई। ये अल्फाज लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक साहब ने लिखे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो की असलियत सामने आ गई और इसमें ढाका में असम्बली के इजलास की सख्त मुखालफत की और ढाका के इजलास में शिरकत से इनकार करके अपना ये तारीखी नारा लगाया कि इधर हम उधर तुम। भुट्टो साहब ने तो यहां तक फरमा दिया कि जो मेंबर असम्बली मगरबी पाकिस्तान से असम्बली के इजलास की शिरकत के लिए ढाका जाएगा, हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। आगे वो 107 नंबर सफ़े पे लिखते हैं कि मुफ्ती बानी ने अपनी कार्रवाइयां तेज शुरू कर दी, जिसको हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट थी। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के वक्त वहां के गवर्नर एडमिरल एहसन थे और आर्मी के कमांडर जनरल याकूब खान, जो कि बाद में वजीर खारजा बने, वो थे। एडमिरल एहसन ने भरपूर कोशिश की कि मजीब से समझौता तय पा जाए, मगर इन्हीं दिनों याकूब खान ने अपना इस्तीफा लिखकर भेज दिया, जिसे याह्या खान ने मंजूर कर लिया। जनरल याकूब खान के इस्तीफे के बारे में दो बातें कही जाती हैं। एक ये कि उन्होंने याह्या खान को कहा था कि बंगालियों के मुतालबात को तस्लीम किया जाए, इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन ना किया जाए, और दूसरा ये कि याकूब खान ने हालात की नजाकत को भांपते हुए सूरत हाल से किनारा कशी इख्तियार कर ली। वो लिखते हैं कि हालात ने यह साबित किया कि जनरल न्याजी, जो अपने आप को टाइगर न्याजी खिलाता था, याद रहे कि ये जनरल न्याजी साहब जो है वो इमरान खान न्याजी साहब के जो है वो रिश्तेदार थे, चचा जो है वो दूर के लगते थे। वो बताते हैं कि हालात को काबू पाने में बुरी तरह नाकाम रहे। गवर्नर टिका खान ने मिलिट्री तरीके से सूरत हाल को काबू पाने की कोशिश की, जिसके नतीजे भी मनफी निकले। जनरल न्याजी के खिलाफ कई एक अखलाकी इतराजात भी थे। अब जनरल न्याजी के खिलाफ जो अखलाकी इतराजात थे वो तो इन्होंने खुल के यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन वो तारीख की मुख्तलिफ किताबों में मिलते हैं कि वहां पर जो है वो औरतों के साथ, खवातीन के साथ किस तरह का तशद्दुद और फिजिकल मामलात थे। वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में आपको रेफरेंस के साथ भी बताएं। बाकायदा एक किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि वो उस वक्त, चूंकि हिंदुस्तान भी ये कहता है और दीगर तारीखदान भी और बंगाली भी ये कहते हैं कि हमारी औरतों को जो है वो रेप किया गया था हमारी आर्मी की तरफ से, जो मुबैना तौर पर इल्जाम है, हकीकत क्या है हमें मालूम नहीं है बहरहाल, लेकिन ये किताबों में लिखी हुई बात है। तो ये उन्होंने एक लाइन के अंदर सिर्फ छोटी सी बात लिखी है कि जनरल न्याजी के खिलाफ कई एक अखलाकी एतराज़ात भी थे। फिर वो लिखते हैं कि जब मार्च 1971 में तमाम मुज़ाकरात और बातचीत में नाकामी के बाद ये फैसला किया गया कि मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब आप ये अंदाजा कीजिए कि इंतखाबात होते हैं, एक पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेके जा रही है, उसकी अगली हुकूमत बनती है और आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको इक़्तिदार नहीं देते हैं और मशरकी पाकिस्तान में फौजी एक्शन शुरू किया जाए। तो मैं इस रात, यानी कि जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक साहब कहते हैं कि मैं उस वक्त डीएमओ की हैसियत से ढाका का दौरा कर रहा था। पाक फौज की तरफ से बंगालियों के खिलाफ रवा रखे गए जिन हालात और मजालिम का किताबों में तज़किरा मिलता है, इनमें कुछ सच्चाई जरूर है। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं जो कि उस वक्त डीएमओ जीएचक्यू थे। मैंने चंद मनाजिर अपनी आंखों से भी देखे। मैंने हेलीकॉप्टर से देखा कि कई बस्तियां जल रही हैं और फौजी दस्ते आगे बढ़ रहे हैं, और फिर यह भी देखा कि जब शाम को फौजी अफसरान मिलकर बैठते तो अपने इन इकदामात पर किस तरह फख्र महसूस करते। अभी मैं इसके अंदर मजीद थोड़ी चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो कि एक हिस्टोरिक रेफरेंस है, जो कि मैंने अभी आपको जनरल न्याजी से मुतालिक भी बताया। वो बताते हैं कि जब रेप के हवाले से जिन लोगों ने लिखा है, वो बताते हैं कि बाकायदा तौर के ऊपर रात को ये बातें होती थी कि तुम्हारा कितना स्कोर है, तुम्हारा कितना स्कोर है। उस स्कोर का मतलब ये होता था कि तुमने आज कितनी औरतों को रेप किया और तुमने कितनी को रेप किया। इस तरह की बातें भी मुबैना तौर के ऊपर किताबों में लिखी गई हुई हैं।
आगे बहरहाल 108 नंबर सफे के ऊपर जो है वो लिखते हैं कि 1970 के इलेक्शन की अक्सरियती पार्टी के लीडर को गिरफ्तार करना भी मिलिट्री एक्शन का गलत अमल था। और फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि टिका खान और न्याजी के बारे में अवामी राय बहुत ही मनफी थी। इनके बारे में लोग टोका खान और हलाकू खान जैसे अलकाब जो है वो इस्तेमाल करते थे। ये टिका खान को टोका खान कहा जाता था और जनरल न्याजी को हलाकू खान कहा जाता था। 30 जनवरी 1971 को 2 कश्मीरी नौजवान एक भारतीय त्यारा अगवा करके लाहौर ले आए, जहां इसको तबाह कर दिया। ताहम इसके मुसाफिर बाहिफाजत वापस चले गए। इस वाक़े की आड़ लेकर भारत ने मार्च 1971 को के बाद पाकिस्तान के जहाजों को अपनी फिदाई हदूद इस्तेमाल करने से मना कर दिया। चूंकि आपके पास बांग्लादेश यानी कि मशरकी पाकिस्तान में जाने का एक ही रास्ता था, वो आप फिदाई हदूद इस्तेमाल करते थे हिंदुस्तान की। बाद में इन लोगों के पास सिर्फ जो है वो एक ही रास्ता रह गया और वो था कोलंबो के जरिए। आगे जनाब बाब नंबर 10 है 1971 की जंग। ये शुरू होता है 111 नंबर सफे से, लेकिन मैं आपको 112 नंबर सफे पे लेके चलता हूँ जहां पर बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। वो लिखते हैं कि याया खान की शख्सियत इस तरह की थी कि वो बड़े ज़हीन, खुले दिल के, एतमाद करने वाले शख्स थे, मगर इनके बारे में ये बात सब पर आया थी कि इनकी शामें बड़ी रंगीन होती थी। अक्सर शबाब व कबाब की महफिलें सजती। अकलीम अख्तर उर्फ रानी, जिनको जनरल रानी का लक़ब भी दिया गया था, जिनके बारे में पिछले दिनों हामिद पीर साहब ने भी गुफ्तगू की थी और फिर बहुत से मामला हुए थे। जैसे मारूफ किरदार इनकी तमाम महफिलों में नुमाया थे और इनका जाती किरदार किसी तौर पर भी काबिल तहसीन नहीं था। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल अपने जो है वो सीनियर के बारे में, जो कि सुखद आर्मी चीफ थे, सदर भी थे, उनके बारे में फरमा रहे हैं। इस किस्म की सरगर्मियों में कसरत मैनोशी ने याया खान को आर्मी ऑपरेशनल प्लानिंग से दूर रखा कि एक मुल्क का वो सदर भी है, आर्मी चीफ भी है, लेकिन वो टुन है और उसको आर्मी प्लानिंग का कुछ नहीं पता और उसको उससे दूर रखा जाता था। ये सफा नंबर 112 में फरमाते हैं। फिर सफा नंबर 114 पर वो लिखते हैं कि आखिरकार 15 दिसंबर को करारदाद नंबर 307 पोलैंड ने पेश की। यूएनओ के अंदर भुट्टो साहब को भेजा गया हुआ था याया खान ने अपना नुमाइंदा बना के कि आपने जो है वो इस जंगबंदी के हवाले से कोई मामला करें, जिसमें बहरहाल पोलैंड ने जो करारदाद नंबर 307 पेश की, जिसमें मशरकी पाकिस्तान की मौजूदा हैसियत को तब्दील करने की तजवीज शामिल थी। इस करारदाद को पॉलिश रेजोल्यूशन के नाम से याद किया जाता है। इस मौका पर भुट्टो ने धुआंधार तकरीर की। जुल्फकार अली भुट्टो ने सारी सिक्योरिटी काउंसिल की मौजूदगी में इस करारदाद को फाड़ दिया। आप लोग देखते होंगे कि एक वीडियो भुट्टो साहब की चलती है, वो यूएनओ में एक टुकड़ा फाड़ते हैं, तो वो ये रेजोल्यूशन थी। फाड़ दिया और कहा कि अगर आप हिंदुस्तान को जारे यानी कि जालिम नहीं मानते तो मेरे यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है। ये कहकर भुट्टो सिक्योरिटी काउंसिल से वॉकआउट कर चले आए। अच्छा, अब लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक साहब, जो कि खुद एक फौजी हैं, वो इस करारदाद के बारे में, जो कि मशरकी पाकिस्तान का तशख्खुस, शनाख्त, स्टेटस तब्दील करने वाली थी, वो उसके बारे में क्या फरमा रहे हैं आप ये सुने कि अगर ये करारदाद मंजूर हो जाती तो मशरकी पाकिस्तान की हैसियत तो यकसर बदल जाती, मगर सकूते ढाका और फौज के हथियार डालने की हजीमत जैसे सानियात पाकिस्तानी कौम जो है बच जाती। वो कहते हैं कि अगर हम पोलैंड की रेजोल्यूशन को मान लेते और उसका स्टेटस तब्दील कर देते, यानी कि उसको आजाद रियासत रख देते या कुछ भी सारा कर देते, तो हम हथियार डालने की पोजीशन में ना होते। हमारी ये जो दुनिया भर में आज जंग हसाई हो रही है वो ना हो रही होती। तो ये एक फौजियों के अंदर भी अंदर ही ये प्लानिंग या थॉट जो है वो पाई जाती थी, जिसके ऊपर बहरहाल अमल नहीं किया गया। आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ कि बाब नंबर 11 1971 की शिकस्त के बाद जो है ये शुरू होता है सफा नंबर 123 से, लेकिन मैं आपको जो है वो सफा नंबर 122 के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। उसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक साहब क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो सीनियर थे तो उनको भेजा गया कि जब आप जंग हार गए तो उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट मोर्चों पे जाके जवानों का जो है वो मोराल हाई करें। तो वो कहते हैं कि मैं उनको जाके तो समझा देता था, लेकिन वो कहते हैं कि 2 लख्त होने पर धारे मारकर मैं रोता था और मुझ में इतनी हिम्मत ना होती कि मैं अपने कमरे में लगी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर से आंख मिला सकूं। ये आपने मोरल डाउन किया एक याया खान जो आमिर था, जिसने मुल्क पर कब्जा किया। जब आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप सदर भी हैं, आप आर्मी चीफ भी हैं, आपने जनरल रानी को भी देखना है, आपने शराब भी पीनी है, तो फिर ये हालात होते हैं कि आपके नीचे वाले जनरल जो है वो आंख मिलाने के काबिल नहीं थे। ये वो अपनी किताब में खुद लिख रहे हैं, मेरे कोई अल्फाज नहीं है। बाब नंबर 11 के शुरू में वो लिखते हैं कि 16 दिसंबर 1971 अस्करी, जुग्राफियाई और तारीखी लिहाज से पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन है, क्योंकि इस दिन ढाका में 90,000 पाकिस्तानी हिंदुस्तान की कैद में गए, जिनमें तकरीबन 55,000 फौजी थे, जिन्होंने शर्मनाक तरीके से हथियार डाले
वो बताते हैं कि चकवाल शहर से ताल्लुक रखने वाले एक जस्टिस काजी मोहम्मद गुल, जो हमीदुर रहमान कमीशन के मेंबर भी रहे और बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी, उन्होंने एक दफा एक जाती गुफ्तगू के दौरान मुझे बताया कि हमीदुर रहमान कमीशन में जनरल आगा मोहम्मद याया से ये सवाल किया गया कि आपने 16 दिसंबर 1971 को सीज फायर का हुक्म क्यों दिया था। तो जवाबन याया खान ने बहुत सारी वजूहात का जिक्र किया, जिनमें से एक ये भी थी कि पाकिस्तानी आर्मी के अक्सर जर्नैल सीज फायर के हक में थे। हमारे जर्नैलों की हालत अभी है, मुलाहिजा कीजिए, एक जर्नैल ही अपनी किताब में लिख रहे हैं। अच्छा जी, मजीद मैं आपको इसी किताब में आगे लिए चलता हूँ, जिसके अंदर वो शिकस्त के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ये चीजें जो है, ये एक मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी ये होती है कि लोग इन तमाम चीजों को मानने से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा है। मुझे बताइए कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक, जो फौज के अंदर सर्व करते रहे हैं ऑलमोस्ट 40 साल, और वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचे, वो अपनी किताब में अगर ये सब कुछ लिख रहे हैं, आप किसी और की ना माने, आप हिंदुस्तान की ना माने, आप बांग्लादेश की ना माने, आप अमेरिका यूके की ना माने, आप फ्रांस की ना माने, आप पोलैंड की ना माने, इनकी तो मान लें। आपके जर्नैल भी लिख के गए हैं कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं। बहरहाल सफा नंबर 139 पर वो लिखते हैं कि भुट्टो की कुर्बत हासिल करने के लिए फिर वो आगे ज़ियाउल हक की वो मामलात को शुरू कर देते हैं कि भुट्टो के बारे में भी वो बताते हैं कि ये पहली दफा हुआ कि किसी शख्स ने अपने आप को, जो कि एक सिविल शख्स था, उसने अपने आप को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब कर लिया, और याया खान जिसने उसको बनाया, उसको उसने नजरबंद कर दिया, हिरासत में ले लिया, और वहीं पे हिरासत में मर गया। बाद में ये बहरहाल वो आगे फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि ये तो शिकस्त के बाद के पहलू जो है वो उन्होंने बताए हैं। तो मैंने सफा नंबर के साथ साथ आपको तमाम चीजें बताई हैं कि कितना स्यातरीन दिन 16 दिसंबर जो अपकमिंग डे है वो है हमारी इस मुल्क में, जिसे हम आज चुराते हैं, हम इसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसको भुला नहीं सकेंगे, क्योंकि तारीख बहुत तल्ख है और तारीख लिख दी गई है। आप इसको दुनिया से खत्म नहीं कर सकते हैं। हमें इससे सबक सीखना चाहिए। हमें आज बलूचिस्तान गवादर के अंदर रैली हो रही है, एहतजाज हो रहा है, हजारों लोग वहां पर शिरकत कर रहे हैं मौलाना हिदायतुर रहमान की क़यादत के अंदर। हमें उसको देखना चाहिए। सिंध वालों की अगर कोई हदशात है, हमें वो देखने चाहिए। KPK वालों के, पश्तूनों के अगर कोई हदशात है तो हमें देखने चाहिए। जनूबी पंजाब वालों की कोई हदशात है, हमें देखने चाहिए। हम लोगों के अंदर इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को इन्फोर्स करके कोई चीजें नहीं बनवा सकते हैं। खुदारा जमहूरियत की तरफ आए, लोगों को हक खुद इरादियत दें। बहरहाल यही इसका जो है वो मामला था। इंशाल्लाह ये दिसंबर का महीना जब तक चल रहा है, हम आपको इसी हवाले से आगाह करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।